चलो अच्छा। आज जो है हम लोग जो अर्थशास्त्र है, जो आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ठीक। देखो बच्चा, एक ग्रंथ पढ़ना है आप लोग को। 9th और 10th यूनिट में सामान्य परिचय तो पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो है उसका विशिष्ट अध्ययन भी है। तो पूरा अर्थशास्त्र हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर कह सकते हैं, वो पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो आप 9th या 10th यूनिट देखोगे तो उसमें अर्थशास्त्र आपको मिलेगा, जिसका सामान्य परिचय के साथ साथ एक टॉपिक है, एक अधिकरण आपको पढ़ना है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्या समय है, मतलब ये कब लिखा गया था ये ग्रंथ, ठीक है। तो समय को लेकर भी इसे बहुत ज्यादा मतलब विरोधाभास रहा है इस ग्रंथ के विषय में। 300 ईसा पूर्व, कई कई जगह आपको 400 ईसा पूर्व भी मिलेगा। तो जो बेसिकली जो माना जाता है, ठीक है, मैक्सिमम राइटर्स के अनुसार तो 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये ग्रंथ के जो समय है, चाणक्य का जो समय है, ये माना जाता है, ठीक है। लेकिन तो थोड़ा समय याद रखिएगा। दूसरा जो है, इनके राइटर आपको पता ही है, कौटिल्य है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? हाँ बच्चा, कौन बताएंगे? विष्णुगुप्त। विष्णु विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्त भी है, और चाणक्य। चाणक्य चाणक्य। भी है। चाणक्य। चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो पिता थे उनका नाम था चाणक्य, चाणक्य। उनके नाम से इनका नाम चाणक्य चाणक्य पड़ा। पुत्र। अब कौटिल्य क्यों कहते हैं? कौटल गोत्र में जन्म हुआ। इनकी जो नीति है बहुत ही कुटिल, मतलब इनकी नीतियों को, इनको, इनके प्लान्स को, इनके उपायों को या योजनाओं को कोई भी जो है इनका कोई भी कार्ड नहीं होता था, ठीक है। सर हाँ बच्चे बोलो। सर बोलो। यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र में पीएचडी किया है, इस ग्रुप में है, हाँ, आप देखिए। इस ग्रुप में। हमारे अच्छा, यहाँ पे अच्छा आपके क्लास यहाँ। में अच्छा अच्छा, संदीप जी। कैंडिडेट प्रेजेंट है। छत्तीसगढ़ को यार, संदीप जी, आप लोग में से कोई है इकोनॉमिक्स पे? सफिकुल। सफिकुल सर। अच्छा, वेरी गुड छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया। तो फिर छत्तीसगढ़, ये तो आपके लिए पूर्व परिचित ग्रंथ है, और अच्छा है, सच में बहुत अच्छा ग्रंथ है। और मुझे तो ये ग्रंथ बहुत पसंद भी है, पढ़ना पढ़ाना। तो बहुत बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़। तो टॉपिक क्या है छत्तीसगढ़ आपका? सर कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो राजधर्म है, हाँ मतलब हाँ, उसका ऊपर। अच्छा उसके ऊपर है, वेरी गुड। तो आपने संपूर्ण कौटिल्य शास्त्र को लेके राजधर्म के विषय में बताने का रिसर्च का पर्पस है आपका, संपूर्ण जी पूरे सर। कौटिल्य शास्त्र को लेकर ना? ठीक है, वेरी गुड। हाँ सर। चलो और अच्छा है। और कोई अन्य ग्रंथ को तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी ले रहे हैं? सर स्पेशल सर हो रेफरेंस गया कौटिल्य। उनका पीएचडी। अच्छा, हो गया। चलो बहुत बढ़िया अभी छत्तीसगढ़। अवार्ड होने वाला है नहीं, सर कुछ हाँ नहीं दिनों में। सर, हाँ। मतलब रिपोर्ट आ गया, मतलब सर ने बोला 1 वीक के अंदर कर देंगे, तो अच्छा, मैं बोला वाइवा, सर आफ्टर। वाइवा वाइवा होगा फिर तो, अब तो आपका फाइनल वाइवा। हाँ सर, फाइनल वाइवा मतलब मैं सोचा जाए आफ्टर नेट एग्जाम कर ले लेंगे। हाँ, नेट एग्जाम के बाद फाइनल वाइवा करा लीजिए, रिपोर्ट आ गई है तो। चलो हाँ अच्छा है, फिर तो मुझे लिंक भेजिए। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वाइवा? सर, हाँ एक ही एक्सपर्ट रहेगा, जब अदर्स यूनिवर्सिटी से एक एक्सपर्ट रहता है, बाकी सब हाँ। 5 एक्सपर्ट तो ऑफलाइन हम्म, रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। वीसी आ, नॉमिनी रहेगा। आपको बताइएगा फिर मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है तो सर। चलो, समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ है, और यदि इसका विभाजन क्रम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, मतलब क्या किस तरह से डिवीजन है इस बुक्स का, ठीक है। आपने ब्रह्म सूत्र भी देखा होगा, या वेदांत दर्शन भी देखा होगा, ठीक है, या फिर अन्य ग्रंथ विशेष, सबका अपना अपना जो है एक उनका जो है वर्णन करने की शैली है। उसमें अलग अलग अध्याय, कोई अध्याय लिखता है, कोई परिच्छेद लिखता है। तो उसी प्रकार से जो कौटिल्य शास्त्र है, इसमें जो विभाजन क्रम है, ठीक है, अधिकरण है, अध्याय है, अध्याय के अंतर्गत प्रकरण है, फिर प्रकरण के अंतर्गत बहुत सारे कोटेशंस आपको मिलेंगे। तो
इसमें जो वर्गीकरण किया गया है, अधिकरण है, तो टोटल जो अधिकरण है 15 है। ठीक है, अध्यायों की जो संख्या है वो 150 है, ये याद रखिएगा। प्रकरण जो है टोटल 180 है। ठीक है, और जो श्लोक या पद्य के फॉर्म में जो प्राप्त होता है लगभग 6000 यहाँ पे माने गए। तो वैसे एक तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, और इन्हीं में से आपको 15 अधिकरण में से जो प्रथम अधिकरण है, ठीक है, प्रथम अधिकरण वो आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। प्रथम अधिकरण का जो है जिसका नाम है विनय अधिकरण। ठीक है, विनय नाम का अधिकरण जो है वो आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है प्रकरण, बहुत सारे अध्याय आएंगे। ठीक है, तो जो नेट जैक के सिलेबस में जो लगा हुआ है वो प्रथम अधिकरण लगा है, अर्थात विनय अधिकरण। इसे ही आपको पढ़ना है। ये विनय अधिकरण में बहुत सारे टॉपिक्स है। ठीक है, विनय अधिकरण में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जब कुल 15 अधिकरणों का नाम है, इसे आप क्रम के अनुसार याद रखिएगा, सीरियल वाइज जो है इसे याद रख लीजिएगा। कम से कम 1 से लेकर 10 तक तो जरूर याद रखें। ठीक है, 15 याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि अरेंज फॉर्म में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 15 बहुत ही सिंपल है। यानी 15 अधिकरणों का नाम क्या क्या, अध्यायों की संख्या, अध्यायों के नाम की जरूरत नहीं है। 15 अधिकरण कौन कौन से हैं, विनय अधिकरण से लेकर तंत्र युक्ति अधिकरण तक, जो टोटल 1 से लेकर 15 तक अधिकरण है, इन्हें अक्षरशः याद कर लीजिएगा, क्रम के अनुसार भंग मत कीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया पंचम अधिकरण का नाम क्या है, दूसरे अधिकरण का नाम क्या है, क्रमबद्ध तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो 15 के 15 अधिकरण याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चा, चीजें क्लियर हो रही है, कोई समस्या? बोलो बच्चा। नहीं भैया। है ना? इन 15 अधिकरणों में से जो आपको सिलेबस में लगा है वो फर्स्ट वाला लगा है, विनय अधिकरण। ठीक है, तो विनय अधिकरण की बात करते हैं तो इसमें लगभग 20 टॉपिक है। ठीक है, 20 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें विद्या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, त्रयी वार्ता, अनुवीक्षी, दंड नीति इत्यादि क्या है, यानी नॉलेज, यानी विद्या कितने प्रकार का होता है, जो कौटिल्य शास्त्र में कितने प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। त्रयी विद्या क्या है, वार्ता विद्या, दंड नीति या अनुवीक्षी विद्या क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से वृद्ध सहयोग या कैसे इंद्रियों की जीत हो सकती है। अमात्य किस प्रकार के मंत्रियों को जो है नियुक्ति करनी चाहिए, नियुक्ति से पूर्व उसकी किस प्रकार से परीक्षा करना चाहिए। राजा का पुत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, दूत कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको बहुत सारे टॉपिक इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी विनय अधिकरण में भी जो है उप विभाग है, बहुत सारे जो है सब टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है, इनको कम से कम टोटल 20 है, कम से कम शुरुआत के 10 जरूर याद कर लीजिएगा, वो भी क्रम से याद कर लीजिएगा कि विनय अधिकरण के अंतर्गत जो है कौन कौन सा प्रकरण आता है। ठीक है, ये सब जो है प्रकरणों का जो है नाम है, से कम शुरुआत के 10 तो जरूर याद कर लीजिए। टोटल 20 चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी आप पढ़ेंगे ना तो आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा कि विनय अधिकरण में कौन कौन सा आपको पढ़ना है टॉपिक। ठीक है, तो ये जो है आपका विनय अधिकरण का सामान्य परिचय जो आप लोगों का सिलेबस में लगा है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने अधिकरण है, कितने प्रकरण है, कितने अध्याय है और कितने श्लोक हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे सामान्य तौर पे याद रखें। मेन जो है जब आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, तो चलो बच्चा, कौन बताएंगे कि इसमें सबसे पहले किसे नमस्कार किया गया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण के तौर पे किस भगवान की बृहस्पति को सर। हाँ, ठीक है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। आगे देखेंगे तो शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य के विषय में आगे शुरुआत में ही आपको मिलेगा कोटेशन भी। तो यहाँ पे जो है शुक्राचार्य और बृहस्पति आचार्य को जो है नमस्कार किया जा रहा है। यानी ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है इन दो आचार्यों की स्तुति की गई है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण के फॉर्म में यहाँ पे कहा गया। ठीक है, उसके बाद एक कोटेशन का प्रयोग करते हैं। हाँ बच्चे बोलो। सर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है सर। पृथिव्याम, मेरी किताब में पृथिव्या लाभे पालने जो ऐसा है, यहाँ पे आपने लाने लिखा। हाँ, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, चलो तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक में कई बार जो है ना हो जाता है। चलो चलो, इसको कौन पढ़ेगा? पृथिव्याम लाभे पालने च
यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्व आचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृतैकम् इदम् अर्थशास्त्रं कृतं तस्य अयं प्रकरण अधिकरणसमुद्देशः। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आचार्य चाणक्य ने ही सबसे पहले अर्थशास्त्र की रचना की, ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी, यानी इनके पूर्व भी जो है पृथ्वी पे शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था को सही से चलाने के लिए जो है अलग अलग आचार्यों ने इनसे संबंधित, यानी कैसे पृथ्वी पे शासन किया जाए, राज्य प्रजा इत्यादि की शासन व्यवस्था कैसे हो, ठीक है, इसको लेकर अलग अलग जो है बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे ग्रंथ का निर्माण किया गया था। उन सभी ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात, ठीक है, आचार्य कौटिल्य ने जो है उन सबका एक सार रूप में एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्व्याम लाभे, पृथ्वी की प्राप्ति के लिए, यानी उसकी सुरक्षा के लिए, कैसे उसको सही से चला पाए, ठीक है, पालने च, उनकी अच्छे से देखभाल करने के लिए जो है यावत इति अर्थशास्त्राणि, बहुत सारे पूर्वाचार्य, पहले के आचार्यों ने जो है इनसे संबंधित, यानी पृथ्वी की रक्षा हेतु और या उनको किस प्रकार से संरक्षित कर सके, इसके लिए जो है अलग अलग आचार्यों ने अपने पूर्व समय में बहुत सारे जो है अर्थशास्त्र से संबंधित जो है ग्रंथों की जो है उन्हें प्रस्थापितानि, बहुत सारे ग्रंथों की वो रचना करते हैं। प्रयास्यस्तानि, उन सभी ग्रंथों को समझित्य, ठीक है, समझकर उनको एक सार रूप में जो है, एक संक्षेप रूप में जो है, सार संकलन के रूप में इदम अर्थशास्त्रम कृतम, इस प्रकार के एक अर्थशास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की जा रही है या की गई है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो ये ध्यान रखिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसकी स्तुति की गई है, ठीक। दूसरा, नीचे में जो कोटेशन है, ये वाला कोटेशन किस ग्रंथ विशेष में है वर्णन, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ अच्छा, कोई डाउट? आगे चले, जी सर। है ना? भैया इस हाँ बोलो जो। जी भैया, इसमें शुक्र और बृहस्पति दोनों की हुई है स्तुति या ओनली बृहस्पति जी की? दोनों की, शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों आचार्य की, ठीक है। जी भैया। वो कैसा मंगलाचरण है बच्चा, ये भी बताओ। नमस्कारात्मक। हाँ बच्चा, ये बताओ कि ये जो कोटेशन है, ठीक है, ये कारक विभक्ति का एग्जाम्पल है या फिर उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है, बताओ। सर, बताइए कारक उपपद विभक्ति। कैसे है ये बताओ, मुझे ये बताओ। नमः शब्द आ रहा है ना भैया, इसलिए। हाँ, तो नमा के योग में कौन सी व्यक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है चतुर्थी। नमक योग तृतीया में। बताई थी आपने, तृतीया विभक्ति। क्या तृतीय व्यक्ति होती है नमा के? सह के साथ तृतीय, सह मतलब साथ के साथ जो है ना, सह शब्द के योग में तृतीय व्यक्ति, नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है, ठीक है। सर, ऐसा एक सूत्र भी है। सूत्र भी है, सूत्र हम लोग पढ़ेंगे भी कल परसों तक, ठीक है, या आने वाले टाइम में भी। तो बच्चा लोग ये बताओ कि यहाँ पे नमा शुक्र बृहस्पति भ्याम, ये कौन सी विभक्ति में है और कौन सा वचन में है, ये भी सर, बताइए। तृतीय विभक्ति। तृतीय व्यक्ति कैसे है ये शुक्र भाई, बृहस्पति। तृतीय विभक्ति का द्विवचन है और ये है पुल्लिंग में। हाँ, द्विवचन। तो ये द्विवचन है ना बच्चा, दो लोग हैं, शुक्र और बृहस्पति, दो आचार्य द्विवचन में, और चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन, ध्यान रखिएगा बच्चा, नमा शब्द के योग में। और ये कौन सी विभक्ति में है? उपपद विभक्ति का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ध्यान रखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। ओके, हाँ बच्चा बोलो, कुछ कह रहे हो? हम ऐसे चतुर्थी के रूप चलते हैं कि भ्याम भ्यास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र की रचना क्यों की गई, ठीक है, और इसमें किस आचार्य की स्तुति की गई है, ठीक है। अब यहाँ से जो है जो पहला जो टॉपिक आता है विनय अधिकरण में, जो प्रथम अधिकरण आप लोगों को पढ़ना है, उसमें विद्या समुद्देश्य की जो है ना, ये प्रथम जो है आपका प्रथम, क्या कह रहे विशाल? हाँ विशाल, है प्रथम अधिकरण है विद्या समुद्देश्य। प्रथम अधिकरण के अंतर्गत जो विनय अधिकरण है, उसका पहला टॉपिक है विद्या समुद्देश्य, यानी विद्या कितने प्रकार का होता है, अलग अलग आचार्यों ने विद्या के संदर्भ में क्या कहा है, ठीक है, इसके विषय में। और इसमें जो है लास्ट में मतलब जो प्रथम प्रकरण है उसमें जो है आणविक्षिकी को सबसे श्रेष्ठ विद्या माना गया है, ठीक है। इसी को लेकर चलो, फर्स्ट कोटेशन इला पढ़ो। हाँ
हाँ पढ़ो। त्रयो वार्ता दंड नीति चेति विद्याः। चलो यहाँ पे विद्या कितने प्रकार के, नॉलेज कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का सर। ठीक है। अनिश्चित, त्रयी वार्ता और दंड नीति। हाँ, अनविक्षिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये जो 4 जो है 4 ही विद्या होती है, टोटल 4 विद्या होती है। अब इस सिद्धांत तो त्रयो वार्ता लिखा है ना? अरे संधि पद इस तरह से है, ये त्रयी, ये है ये, ठीक है, ये है त्रयी, यहाँ में ई की मात्रा है। ओके, लो, हाँ क्लियर। त्रयी अलग है, त्रय अलग है। ओके, त्रय आगे हम लोग देखेंगे, त्रय क्या होता है आगे देखेंगे। देखो ये त्रय 3 वाला त्रय अलग है। ओके, काम नहीं, ठीक है भैया। हाँ, यहाँ पे 4 विद्याओं का नाम है आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति इति विद्या। ये 4 प्रकार की विद्या होती है, त्रयी, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ठीक है, 4 विद्याओं को नाम याद रखिएगा। अब अगला जो हम लोग विषय वस्तु जा रहे हैं कि इसमें कौन सा आचार्य कितने प्रकार की विद्याओं को मानता है। ठीक है, कौटिल्य चारों को मानता है सर। हाँ चलो, तो देखो ध्यान से, चलो कामनी पढ़ो सेकंड वाला लाइन। और मनु को ना अनिश्चिकी को नहीं मानता, त्रयी वार्ता और दंड नीति को मानता है मनु ने। ठीक है, त्रयी वार्ता बृहस्पति ने वार्ता और दंड नीति मानता है। हाँ सुन लो एक बार। हाँ, त्रयी वार्ता दंड नीति चेति मानवः त्रयी विशेषो हान्विक्षिकीति। हाँ देखो, जो मनु आचार्य के जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है, भगवान मनु के जो भी फॉलोवर्स हैं और साक्षात भगवान मनु भी जो है, ठीक है, उनके अनुसार जो है विद्या कितनी प्रकार की है। यहाँ पे कौन कौन सी विद्या का नाम दिया गया बताओ, बोलो बच्चा। त्रयी वार्ता और दंड नीति। हाँ, तो मानव मतलब आचार्य मनु और उनके अन्य जो फॉलोवर्स है, बहुवचन में है। ठीक है, मनु तो बहुत नहीं हो, एक ही भगवान मनु है, लेकिन भगवान मनु के अतिरिक्त जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके संप्रदाय से संबंधित, उनके अनुसार वो कहते हैं कि नहीं 3 ही विद्या है, हम 3 ही विद्या को मानेंगे, 3 के अतिरिक्त जो है किसी अन्य विद्या को नहीं मानेंगे। वो 3 विद्या कौन कौन मानते हैं? त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ठीक है, ये ऐसा कौन मानते हैं? भगवान मनु और उनके अन्य जो आचार्य हैं या शिष्य हैं, संप्रदाय के लोग मानते हैं। वो कहते हैं कि जो चौथी विद्या है अनविक्षिकी, वो कोई विद्या नहीं अलग से, वो कहते हैं त्रयी विशेषो ही अनविक्षिकी इति। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। जो अनविक्षिकी विद्या है वो त्रयी के अंतर्गत ही आता है, उसके लिए अलग से हमें जो है चौथी विद्या मानने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो है 3 ही विद्या है, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, वो अनविक्षिकी को त्रयी के अंतर्गत ही शामिल करते हैं, उनको अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान मनु कहते हैं। ठीक है, अब भगवान मनु या मानवाचार्य जो है वो कहते हैं 3 ही विद्या। अब यहाँ पे एंट्री होती है बृहस्पति आचार्य की। वो कहते हैं कि नहीं, 3 नहीं होती है या 4 नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होती है। ठीक है, बृहस्पति, हाँ, यानी इसका मतलब कौन सा आचार्य? बृहस्पति जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि 2 ही विद्या है। ठीक है, वो कहते हैं कि वास्तव में जो है 2 ही विद्या है। कौन कौन सा बच्चा? वार्ता और दंड नीति। सर बृहस्पति का मत ना है। हाँ, ये बृहस्पति मतलब बृहस्पति आचार्य का मत है। वो कहते हैं कि वास्तव में जो है 2 ही जो है विद्या है, वार्ता और दंड नीति। आगे जो कोटेशन है, मतलब इसी कोटेशन को जो है, ये जो आप नीचे में देख रहे हो, चलो इस कोटेशन को देखने के बाद अगला ये जो कोटेशन देख रहे हो, ये किसका मत आपको या किसका ये स्टेटमेंट लग रहा है आप लोग को, बताओ। अगला जो है ना, संवरण मात्रम ही त्रयी लोकम यात्रा विदम विद इति, किसका स्टेटमेंट लग रहा है आपको? ये कोटेशन, ठीक है, इस आचार्य के नाम के जस्ट बाद प्रयोग किया जा रहा है, तो बताओ ये कोटेशन या स्टेटमेंट किसका है? इसकी हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मनु आचार्य कह रहे हैं कि 3 ही प्रकार की विद्या है, तो मनु के आचार्यों के जो सिद्धांत है उसको खंडित करते हुए कहते हैं बृहस्पति कि नहीं 3 नहीं है, 2 ही है, वार्ता और दंड नीति। त्रयी जो है
कोई विद्या नहीं है। त्रयी क्या है? केवल संवरण मात्रम, केवल जो है जीवन यापन, इस संसार में जीवन यापन करने का साधन है, वो कोई विद्या इत्यादि नहीं है। विद्या इत्यादि वास्तव में दो ही है, वार्ता और दंडनीति। ये त्रयी नामक कोई जो विद्या है वो वास्तव में विद्या नहीं है। वो जीवन में कैसे हम अपने आप को सही से चला पाए, वो जीवन चलाने का या जीवनोपार्जन का एक साधन है, कोई विद्या इत्यादि नहीं है, वो कहते हैं। तो बताओ बच्चा, ये जो स्टेटमेंट है संवरण मात्रम ही त्रयी लोकम यत्र विदम इति, ये किसका स्टेटमेंट है इस कोटेशन के अकॉर्डिंग? बृहस्पति की बृहस्पति जी का है। हाँ, ध्यान रखना बच्चा। कई बार क्या है कि हम लोग तो स्टार्टिंग में ये देख के चले जाते हैं, अच्छा ये मनु आचार्य ने तो ये इतना बोला, ठीक है, या फिर बृहस्पति आचार्य ने इतना कहा, ठीक है। उसके बाद के कोटेशन को भी देकर पूछा जा सकता है कि बच्चा ये कोटेशन जो है कौन कहता है या कौन कह रहा है। तो ये बाद वाला जो कोटेशन है संवरण मात्र ही त्रयी लोकम यत्र विदम इति, ये भी क्या बृहस्पति आचार्य का मत है। ओके बच्चा, चलो ये वाला बताओ कि त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी ही, ये किसका कथन है? मनु का ही है। आचार्य मनु। आचार्य मनु। आचार्य मनु का। बहुत सुंदर। ओके, चलो बहुत बड़ी। अब आगे आते हैं यहाँ पे कि नीचे अगला जो है कोटेशन देखो, प्रभात बाबू पढ़ो इसको, फोर्थ वाला। पढ़ो ध्यान से। दंड नीति रेक विद्ये विद्योषणा तस्य ही सर्व विद्यारंभ प्रतिबंध इति। देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं दंड नीति एक विद्या इति औष्णस। औष्णस आचार्य किसको कहते हैं? इनका शुक्राचार्य को। हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। शुक्राचार्य को सर। शुक्राचार्य का एकमात्र दंड नीति एकमात्र विद्या है। हाँ वो कहते हैं शुक्राचार्य आचार्य के देखो भैया, हम 2, 3 या 4 में नहीं पढ़े, सिर्फ एक ही जो है विद्या है। वो कौन है? मुख्य विद्या, एक ही विद्या दंड नीति, इसके अतिरिक्त कोई भी विद्या नहीं है। ओके चलो, अब इसी चीज को अगला जो कोटेशन है, ठीक है, तस्याम ही सर्व विद्या आरंभ प्रतिबद्धा, क्या मतलब है? मैं बताऊं? सर जो बोलो। विद्या है सर, इसी विद्या में ये है। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे बोला गया है कि दंडनीति जो विद्या है ना, उस दंडनीति विद्या में बाकी सारे विद्या इंक्लूड है, मतलब। हाँ ठीक है, सभी विद्याएं जो है, जो भी आपने सुना त्रयी वार्ता या अन्य, सब इसी विद्या के अंतर्गत आता है। अलग से कोई विद्या ग्रहण करने की या अलग से कोई विद्या मानने की आवश्यकता नहीं है। तस्याम ही सर्व विद्या। तो बच्चा लोग, तस्याम पद से क्या तात्पर्य, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, और ये कथन किसका है? ये तो शुक्राचार्य जो का तस्याम मतलब दंड। तस्याम, हाँ तस्याम ही सर्व विद्या आरंभ प्रतिबद्धा। हाँ तो तस्याम पद किसके लिए है? तस्याम मतलब सर ऊपर में जो बोला गया है ना, जैसे मनु है, बृहस्पति है, दंड नीति के लिए होगा। दंड नीति में तस्याम दंड नीति में सर्व विद्या मतलब ऊपर का सब विद्या। हाँ दंड नीति में ही सभी विद्या आरंभ, सभी विद्या उसी में है, उसी का सबका कारण क्या है? दंड नीति ही है। ठीक है, इस तरह से यह सबका स्थान दंड नीति या सब उसी में निहित है। तो तस्याम पद दंड नीति में, ठीक है, दंड नीति के लिए प्रयोग किया गया। और ये कथन किसका है? ये कथन शुक्राचार्य का दूसरा नाम शुक्राचार्य औष्णस। ठीक है, तो बच्चा लोग अभी हमने सीखा कि 3 विद्या कौन मानता है, 2 विद्या कौन मानता है और 1 विद्या कौन मानता है। अब एग्जाम में तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 3 वाले कौन है, 2 वाले कौन है? ठीक है सर, अभी याद हो गया सर। अभी तो याद हो गया। अब कैसे इसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे? ठीक है, तो जैसे एक और पढ़ लीजिए, एक ट्रिक बताऊंगा, याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री आती है, मतलब जब कौटिल्याचार्य ने सबके मत को पढ़ा तो उन्होंने अपना भी मत एक कहते हैं कि नहीं देखो, ना 3 है, ना 2 है, ना कोई 1 है, विद्या वास्तव में 4 है। ठीक है, तो कौटिल्याचार्य अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि चतस्र एव विद्या इति कौटिल्य। वो कहते हैं कौटिल्याचार्य कि वास्तव में विद्या जो है 4 है, 4 के अतिरिक्त नहीं है। वैसे अलग पुराणों में या फिर सबर स्वामी ने तो 14 विद्याओं की बात करते हैं, जिसकी चर्चा आपको नैषधीय चरितम में भी मिलेगा। ठीक है,
तो कौटिल्य आचार्य जो है 4 विद्या मानते हैं। चतस्र शब्द से क्या तात्पर्य बच्चा? कौन कौन सी विद्या इसमें आएगी? चार। कौन कौन नाम अनिश्चित, बताओ? त्रयी, वार्ता, दंड नीति। वेरी गुड, ठीक है। चलो बच्चा, अब यहाँ पे जो कुछ भी अब यहाँ पे कौटिल्य जी का नाम आ गया, ठीक है। तो ये बताओ, कौटिल्य जी ने कहा कि 4 विद्या ही है, ठीक है। उसके बाद के जो कोटेशन है, किनका मत है? ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप कुछ देख रहे हो, किसका मत होगा? ये सारा चीज सर कौटिल्य का है। और सारा मत जो यहाँ पे देख रहे हो ना, वो सब कौटिल्य का ही है। अब ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने बताया कि जो है 4 प्रकार की ही विद्या होती है। अब चारों विद्याओं के बारे में बारी बारी से एक एक लक्षण देंगे। अब क्या क्या देते हैं, चलिए दूसरा छपिकुल पढ़ो इसको। हाँ छपिकुल पढ़ो दूसरा लाइन। संख्यम जोगो लोकायतम च इत्यादि अनिश्चिति। मतलब संख्य जोग लोकायत, ये 3 को मतलब अनिश्चिति विद्या कहते हैं। सांख्य, योग और लोकायत, ये जो 3 दर्शन है। लोकायत दर्शन किसको कहते हैं बच्चा? चार्वाक दर्शन कहते हैं लोकायत। यानी लोक से इतर सामान्य जनरल से बिल्कुल अलग, लोक से इतर चार्वाक दर्शन को कहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे या फिर सामान्य तौर पर आपने पढ़ा भी होगा। तो कौटिल्य आचार्य कहते हैं कि आनुष्ठिक विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? सांख्य, योग और चार्वाक या लोकायत दर्शन से संबंधित जो ज्ञान है, जो विद्या है, वो आनुष्ठिक विद्या है। बच्चा कोई कंफ्यूजन? तो ये किसका मत हो गया? ये कौटिल्य आचार्य का मत है, ओके। कौटिल्य का। अब इन्होंने आनुष्ठिक विद्या के बारे में बता दिया। अब आगे देखिए वो क्या कहते हैं। धर्म अधर्म त्रयाणाम, ठीक है। धर्म और अधर्म संबंधी जो विषय वस्तु है, जिस विद्या से आप धर्म और अधर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? त्रयी के अंतर्गत आता है, ठीक है। त्रयाम यानी त्रयी के अंतर्गत। जब संधि विच्छेद करेंगे, अर्थ अनर्थो वार्तायाम, वार्ता नामक विद्या में अर्थ अनर्थ के विषय में पता चलता है। नय उपनयो दंड नित्याम। चलो बच्चा, एक नया शब्द है नय और अपने, क्या मतलब क्या बताएंगे सर? जो हम लोग जो न्याय बोलते और जो विचार व्यवस्था है, मतलब जो ब्राह्मण लोग जो उपनय संस्कार करते हैं, उस उपनय है क्या यहाँ पे? नहीं सर जो न्याय बोलते जो विचार व्यवस्था है ना, ये है ना। हाँ, और दंड नीति के अंतर्गत क्या है कि सुशासन और दुशासन, यानी राज्य संबंधित चीजों का, ठीक है, कैसे नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो नए और उपनय संबंधित सिद्धांतों का जो वर्णन है कि किसी भी प्रकार के शासन या प्रशासन को चलाने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों को जो है, उन सिद्धांतों को किस प्रकार से चलाया जाए या संचालित किया जाए, वो दंड नीति जो है फाइनल करता है। दंड नीति में नए और उपनय के अंतर्गत जो है, ये दोनों जो है दंड नीति के अंतर्गत आता है। अर्थ अनर्थ जो है वार्ता के अंतर्गत, धर्म अधर्म त्रयी के अंतर्गत, और सांख्य, योग और लोकायत दर्शन से संबंधित जो ज्ञान है वो आनुष्ठिक विद्या के अंतर्गत आता है। हाँ अच्छा, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? दंड नीति वाला एक बार बोल देंगे। दंड नीति के अंतर्गत शासन और कुशासन, यानी शासन संबंधित चीजों का वर्णन है। विचार, सुविचार, कुविचारों का वर्णन है, ठीक है। उन पर कैसे नियंत्रित किया जाए, उनका वर्णन इसमें प्राप्त होता है या उनका ज्ञान इसमें मिलता है। हाँ बच्चा, हाँ बच्चा क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? सर क्लियर। चलो नीचे वाला लाइन कौन पढ़ेंगे? संदीप जी पढ़िएगा। हाँ सर। वला वला वले चेतांसा हेतु भी अन्निक्षीण मन अन्निक्षिकी लोकोपकरति व्यासने अनुभूयते भूदये च बुद्धिं वस्थापयन्ति प्रज्ञा
वाक्य क्रिया वंशारथं च करोति। प्रदीप सर्वविद्या बस इसको अभी बाद में बोल लीजिए। चलो अच्छा, ये जो है कौटिल्य आचार्य जो है 4 विद्या तो मानते हैं, लेकिन इन चारों विद्याओं में से उनका जो सबसे फेवरेट विद्या है, मतलब इस कोटेशन से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आण्विकी विद्या को बताते हैं। ठीक है, मतलब इस कोटेशन से आगे जो कोटेशन है नीचे वाला वो भी उससे पता चल जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आण्विकी जो विद्या है वो क्या करती है, लोकस्य उपकरोति। उपकरोति का मतलब क्या बच्चा? उपकरोति का उपकार करता है, लोगों को उपकार करता है। संसार का जो है, हाँ, यानी आण्विकी विद्या जो है बल अबले, प्रधान और अप्रधान रूप से, मुख्य और गौण रूप से, दोनों प्रकार से आण्विकी विद्या जो है संसार का उपकार करती है। जिसे भी जो है, जैसे आपके पास यदि सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का, चाणक्य दर्शन का ज्ञान होगा तो आप संसार के लिए जो है उपकार ही करेंगे। ठीक है, आगे पहला आण्विकी विद्या से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ठीक है, लोकस्य उपकरोति, लोक संसार का उपकार। व्यसन अभ्युदय च, व्यसन क्या होता है बच्चा? व्यसन किसको कहते हैं? व्यसन मतलब सर जो हम लोग का खराब ये होता है, खराब विपद कह सकते हैं, मतलब आपद जिसको कहते हैं। हाँ, जो आपके बुरे विचार हैं, ठीक है, ठीक है, उनको क्या करते, दूर करते हैं। और बुद्धिम अवस्थापयति, और यानी जो भी बुरे विचार इत्यादि से बुद्धि इत्यादि के द्वारा, ज्ञान इत्यादि के द्वारा जो है इसको दूर करती है। ठीक है, यदि आपके पास आण्विकी विद्या को अच्छे से नॉलेज है तो आपके जो भी बुरे विचार हैं, ठीक है, या बुरे कर्म हैं, उन सबको आपके बुद्धि इत्यादि जो है अच्छे से समझ कर उसका क्या करे, अभ्युदय अर्थात उसका नाश करेगी या उसे दूर करेगी। और साथ ही साथ प्रज्ञा वाक्य क्रिया वसारध्य क्या करोते। प्रज्ञा मतलब, प्रज्ञा क्या कहते हैं? ज्ञान सर, ज्ञान बुद्धि को कहते हैं प्रज्ञा, बुद्धि को, ज्ञान को, ठीक है, ठीक है। वाक्य क्रिया एक कुछ है इसमें, हाँ, वाक्य क्रिया वैशारध्य, ठीक है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। और यदि आप आण्विकी विद्या को अच्छे से जानते हैं तो वाक्य क्रिया वैशारध्य है, इसका मतलब है कि आप लोगों से अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, अच्छे से उनसे जो है वाणी में आपको बहुत ज्यादा जो है सक्षम प्राप्त हो पाएगा। एक जो है वाक्य क्रिया, यानी कि दो लोगों के मध्य में या फिर कैसे आपस में बातचीत कर सके, वार्तालाप कैसे करें, इसकी जो समझ है, इसकी जो बुद्धि है, इसका जो ज्ञान है, ये आण्विकी विद्या जो है कराती है। यानी आण्विकी विद्या के द्वारा लोक संसार का उपकार होता है, जो भी आपके बुरे विचार है वो दूर होती है, आपकी जो ज्ञान का जो स्तर है उसमें वृद्धि होती है, साथ ही साथ आप लोगों के बीच कैसे व्यवहार करना चाहिए इसका भी ज्ञान जो है आण्विकी विद्या के माध्यम से गौण रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से हम लोगों को होता है या प्राप्त होता है। ये कथन किसका है बच्चा? ये कौन कह रहे हैं इस बात को? आण्विकी विद्या के विषय में कौन कह? कौटिल्य जी सर। हाँ, ये कथन, हाँ, बहुत अच्छे, कौटिल्य आचार्य ऐसा कहते हैं। अब कौटिल्य आचार्य एक कोटेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ठीक है, पढ़ना इसको, नीचे वाला लास्ट में कोटेशन। सर ये लास्ट वाला कोटेशन ना बहुत बार आया है सर, इस कहाँ पे प्राप्त होता है। हाँ सर, मैं पढ़ूं क्या? ठीक है, पढ़ना है आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है, पढ़िए शायद। हाँ, प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणां आश्रय सर्वधर्माणां शाश्वत आण्विकी मता। हाँ, देखो क्या है, कई बार ये कोटेशन जो है पूछा गया है, ठीक है, ये कोटेशन दे दिया गया, पूछा गया किस ग्रंथ में है या ये किसका मत है, या फिर ये किस विद्या के विषय में कहा जाएगा। प्रदीपा सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणानाम आश्रय सर्व धर्मानाम शाश्वतम आवीक्षिकी मता। ये जो है आण्विकी विद्या के विषय में कहा जा रहा है कि आण्विकी क्या है, सभी विद्या का प्रदीप है, सभी जितने भी विद्या है सभी के लिए प्रदीप। प्रदीप से क्या तात्पर्य है, बोलो बच्चा? प्रदीप मतलब सर जो प्रज्वलित करते हैं। हाँ, दीपक का कार्य क्या है? प्रकाशित करना, चीजों को बताना, ठीक है। तो ये क्या सभी प्रकार के विद्याओं का जो है ये प्रदीप है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि कहा
सर्व विद्या नाम प्रदीप सह का, ठीक है, स आन्वीक्षिकी, ठीक है। उपाय सर्व कर्मणा नाम, यानी जो सभी प्रकार के क्रियाओं का जो उपाय है, सभी प्रकार के कर्मों का जो उपाय है, यानी कोई कर्म विशेष या कोई कार्य विशेष नहीं हो पा रहा, तो आन्वीक्षिकी विद्या के माध्यम से आप अपने उस कार्य विशेष को कर पाएंगे। आश्रय सर्व धर्मना नाम, यानी सभी प्रकार के धर्मों का जो है, जो आश्रय दाता हो, ठीक है, यही वास्तव में जो है वो नित्य विद्या कौन है, आन्वीक्षिकी विद्या है। यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है, मैं सुधार के भेज दूंगा आप लोग को। तो सभी विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या जो है ये आन्वीक्षिकी विद्या है। बच्चा इसे इस कोटेशन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 कोटेशन इसमें वैसे याद तो हो गया तमाम सर। याद हो गया, सुनाइए। प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्माणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वत अन्वीक्षिके मता। हाँ बच्चा, आज जितना पढ़ा है सब याद हो गया सबको, बोलो। जी सर। कि 4 विद्या कौन मानता है, 3 याद विद्या हो गया कौन मानता है, 2 विद्या कौन मानता है, 1 विद्या कौन मानता है, और कौटिल्य ने आन्वीक्षिक विद्या के विषय में क्या कहा है, बोलो। चलो, याद हो गया। सर कौटिल्य ने 4 माना है। आन्वीक्षिके त्रयी वार्ता दंडनीति, एक मिनट सुजाता, एक और मिनट, मनु ने 3 माना है। एक मिनट रुक जाओ। मुझे पता है कि सुजाता ने पहले पढ़ा है, बस कोई बाकी बच्चा घबरा जाता है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है समझ में, हाँ ठीक है। ग्रामर थी आज? हाँ ग्रामर होगी। निधि बताओ, जो कुछ भी आपने अभी आपने सीखा, ठीक है, बताओ क्या क्या सीखा। हाँ बाकी बच्चे ध्यान से सुनना। हाँ सर मैं पहले तक का सामान्य वो बताया गया था, कितने में अधिकरण है, अध्याय है, हाँ, ये सारा क्वेश्चन बताओ कितने हैं। इसमें सर 15 अधिकरण थे। हाँ 15 और 6000 श्लोक और अधिक अध्याय का सर वो याद नहीं, अधिकरण और श्लोक। अच्छा तो बता अध्याय कितने बच्चा कौन बताएंगे। 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है, 6000 श्लोक है। 50 अध्याय है, 150 अध्याय है सर। 150 बोला सर। 150, ठीक है चलो। हाँ बहुत बढ़िया, आगे 108 है और 6000 श्लोक है। ठीक। हाँ निधि आगे बात बताओ। पूर्व में लिखा गया। हाँ विद्याओं के विषय में, हाँ विद्याओं के विषय में मानवाचार्य क्या कहते हैं, सुन लो। विद्याओं के विषय में मानवाचार्य या मनुष्य विद्या को माना है। नहीं मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मनुआचार्य मानव के अनुसार कितने विद्याएं हैं। मनु के अनुसार सर एक तो वार्ता दंडनीति, फिर उन्होंने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया था, अन्वीक्षिणी को। बताओ तो आप बताओ ना कितने मानते हैं मनु। तो वार्ता, एक दंडनीति और एक और था, एक और कोई था, 3 माने थे सर उन्होंने। हाँ तो 3 बताओ, नाम बताओ। सर एक वार्ता और दंडनीति तो याद है, एक सर। हाँ कामनी, मनुआचार्य कितने प्रकार की विद्या को मानते हैं। कामनी भैया मुझे 2 ही याद है, वार्ता दंडनीति और एक अन्वीक्षिकी है, वो नहीं मानते हैं मानवाचार्य। मानवाचार्य कितने मानते हैं। हाँ बताओ। 3 मानते हैं, त्रयी वार्ता दंडनीति। हाँ कामनी निधि ध्यान रखिएगा कि मनुआचार्य 3 ही मानते हैं, ठीक है। वो जो है त्रयी के अंतर्गत जो है अन्वीक्षिकी को ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलो सर मैं एक बार बताऊं। हाँ बताइए संदीप जी। कौटिल्य 4 माना है, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीति, मनु 3 त्रयी वार्ता दंडनीति, बृहस्पति 2 वार्ता और दंडनीति, शुक्राचार्य 1 सिर्फ दंडनीति। हाँ ठीक है, तो ये क्रम ऐसे भी याद रख सकते हैं। 4 कौन मानता है, 3 कौन मानता है, 2 कौन मानता है और 1 कौन मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल हम इसके बाद जो है पढ़ेंगे, और भी डिटेल है कि और डिटेल से वहाँ पे वर्णन, आगे जो दूसरा जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे, जिसमें वर्णन करते हैं कि त्रयी वास्तव में क्या है, अन्वीक्षिकी क्या है, दंड नीति क्या है, आगे और पढ़ेंगे 2-3 अध्यायों में
इन्हीं विद्याओं के विषय में वर्णन मिलेगा। तो आज तो बस सामान्य तौर पे मैंने थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक रखा, कल थोड़ा सा स्पीड अप रहेगा हम लोग की तरफ से। थोड़ा सा जो है आप लोग रीड आउट करके भी आइएगा, और जो आपने आज पढ़ा है, सीखा है, याद किया है, या